हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके पिछले वीडियो में 2-3 क्वेरी आए थे जिसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। एक ने कहा था कि उनके पिताजी एक सिंगल बैरल शॉटगन होल्ड करते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस, और उन्होंने ये भी पूछा था कि सेल्फ डिफेंस लाइसेंस के लिए ये पॉसिबल है क्या कि सेल्फ डिफेंस से स्पोर्ट्स कोटा में जाया जाए। तो एक और प्रश्न था कि किसी का लाइसेंस जो है 18 महीना से पेंडिंग है डीएम ऑफिस में और उनका लाइसेंस नहीं बन रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, लाइसेंस जो है वो लाइसेंस ही होता है, चाहे तो वो सेल्फ डिफेंस कैटेगरी में हो या स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो या हेयरलूम कैटेगरी में हो। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आप लाइसेंस स्पोर्ट्स कैटेगरी में लेने जाते हैं तो उसका लेने का औचित्य होता है कि आप उसको स्पोर्ट्स पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, और सेल्फ डिफेंस का ये पर्पस होता है कि आप अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए मांग रहे हैं। और हेयरलूम में क्या रहता है कि उनके पिताजी परदादा जी उनकी डेथ हो गई है, अब हम उसको रखना चाहते हैं, बस रखना चाहते हैं। इस्तेमाल कितना करना है ये नहीं करना है वो नहीं, सिर्फ पुलिस ये देखती कि आपको जो एक फायर आर्म्स जो है उसका इस्तेमाल कम से कम आता है या नहीं, और आप उसको जो है वैसियत के हिसाब से अपने पास रखना चाहते हैं। अंतर यही है। तीनों लाइसेंस में ऐसे और कोई अंतर भी नहीं है, सिर्फ अंतर यह है कि अप्लाई करते टाइम आप क्या कैटेगरी बोलते हैं। जैसे होता है ना कि कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई गुजरात से है, तो लिखता है ना कि मैं राजस्थान से हूँ, उससे उसकी नागरिकता तो नहीं बदल जाती ना। सभी इंडियन हैं, सभी इस भारतीय देश के जो हैं नागरिक हैं। तो उसी तरह लाइसेंस अप्लाई के टाइम में ये कैटेगरी सिर्फ उसको लाइसेंस का पर्पस बताता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। अब रहा ट्रांसफ़र कि सेल्फ डिफेंस से मैं ट्रांसफ़र करूं, तो ट्रांसफ़र कर सकता है। करने के लिए फिर उनको जो है क्लब में मेंबरशिप लेना होगा, कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, और उस कंपटीशन शूटिंग का जो भी सर्टिफिकेट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, इतना ही उससे मांगा जाता है। और बाकी जो ज़रूरत है, जैसे आधार कार्ड हुआ, उसका पैन कार्ड हुआ, उसका इनकम टैक्स का रिटर्न हुआ, वो करता क्या है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या आया है, ये। तो मैं फिर एक सिरे से मैं बता देता हूँ रिक्वायरमेंट। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आप कोई राइफल क्लब के सदस्य हैं तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी पूछा जाएगा आप कितने दिन से वहाँ के मेंबर हैं, और दूसरा आप किसी कंपटीशन में भाग लिए हैं कि नहीं। ज़रूर से ज़रूर आप 1-2 कंपटीशन में भाग ज़रूर लें और उसका सर्टिफिकेट लें और उसको अटैच करें, नहीं तो क्या है कि आपको ये माना जाएगा कि आप राइफल क्लब के सदस्य, लेकिन जाते आते कुछ नहीं। दूसरा, आपको जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इनक्लोज करना मस्ट होगा। तीसरा, आपको पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना मस्ट होगा। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका इनकम टैक्स का रिटर्न का 3 साल का प्रूफ, और अगर आप 5 साल से उस जगह में नहीं रह रहे हैं तो आपका कोई सर्टिफिकेट या तो विधायक का हो या तो फिर पंचायत नगर पालिका का हो, पार्षद का हो, जो भी है उसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है तो और भी अच्छा, वो लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके साथ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, उसको लगाना है, और आपका बंदूक का स्टोरेज जो है उसकी अलमारी, उसका एक फ़ोटो लगा के आपको देना होगा। ये जब लगा के आप दे देंगे तो आपको पहले फ़ीस भरना होगा। आपकी फ़ीस ऑनलाइन से पटाई जाएगी, करीब करीब 500 रुपये लगता है एप्लीकेशन में, 500 रुपये आपको फ़ीस पटाना पड़ेगा। इसका 3 सेट बनाइएगा, एक सेट अपने फाइल में रखिएगा, एक सेट जो है ऑनलाइन जमा होगा, फिर भी आपको एक सेट वहाँ जमा करके उसमें स्टाम्प लगा के लेना है। और जब ये सब जमा करेंगे उसके ऊपर एक लेटर बना के लगाइएगा कि 1 नंबर में मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, डेट डालिए, डीएम के नाम से दीजिए, और 1 नंबर में ये फॉर्म डाला है, 2 नंबर में मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है प्रमाण पत्र सब सिरे से लिखिएगा, और उसको सबमिशन के लिए आप दरख्वास्त लगाइएगा, और उसकी एक कॉपी स्टाम्प और मोहर लगा के अपने फाइल में रखिएगा। वहाँ से आपकी दिन की गिनती शुरू है। अब रह गया बात कि ट्रांसफ़र के लिए, तो आप
अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप इसका कागज़ पत्तर लगा के वहाँ से लाइसेंस जमा करके आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन जब भी जमा करने जाएंगे उससे पहले आपको एक चिट्ठी आएगा। याद रखिए, कोई भी काम दफ्तर में जाने से नहीं होगा, आपको पहले उसका जो भी जमा होगा उसके अगेंस्ट में एक चिट्ठी जरूर आएगा। अब जैसे ही आप ये पूरी फाइल जमा करेंगे, आपके अगेंस्ट में पुलिस इंक्वायरी वही लोग जनरेट करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, आर्म्स डिपार्टमेंट वाले। लोकल पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा, उसका एक सीक्रेट जो है खुफिया जानकारी उनको दी जाएगी कि इसको लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो अगर सही होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट वाला आपको एक चिट्ठी भेजेगा कि आप जो है हमारे दफ्तर में आइए और एक इंटरव्यू दीजिए। जो इंटरव्यू आप डिपार्टमेंट में देंगे या तो डीएम के पास देंगे, नहीं तो एसपी के पास देंगे, और अगर वो कॉरपोरेशन रहता है तो उसके लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्म्स एक्ट डिपार्टमेंट उसके दफ्तर में देना पड़ेगा। ये जब दे देंगे तब उनका खानापूर्ति कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाद में एक ऑर्डर होगा। अब अंतर क्या होता है, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में हैं तो आपको गोली ज़्यादा मिलेगा। गोली ज़्यादा मिलेगा मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें आप जो रूल मैंने बताया था, रूल 23 अगर आप देखिएगा, रूल 23 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी ऑफ एमुनेशन यूज्ड इन ब्रीच लोडिंग फायरआर्म्स। ब्रीच लोडिंग का मतलब है कोई भी शॉट गन होगा या कोई भी मान लीजिए राइफल भी होगा, तो सब में ब्रीच लोडिंग मैंने पीछे से गोली डाला जाता है। उसके लिए जो नॉर्मल कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपको मैक्सिमम साल भर में 200 गोली और एनी टाइम आपके पास रहना चाहिए 100 गोली। इससे ज़्यादा आर्म्स डिपार्टमेंट आपको दे नहीं सकेगा। मतलब साल के 200 एक बार में रखने के लिए आपके पास किसी भी टाइम वक्त में 100 गोली, यही आपको होगा। तो आपको जब खरीदना होगा तो आप 100 गोली के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर वो 50 गोली लिख देगा तो 50-50 करके आपको साल में मिलेगा। साल का मतलब हुआ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ये होता है साल। अब आपको गोली अगर ज़्यादा की ज़रूरत है, स्वाभाविक है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको इतनी गोली से तो होगा नहीं, वो एक दिन में जाएंगे 50-100 गोली चलाएंगे। इसके लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो है वो दूसरा है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको रूल 40, ये मैंने पहले बताया था रूल 23 जो नॉर्मल जो है सेल्फ डिफेंस वालों के लिए, हेयरलूम वालों के लिए, सब के लिए होता है। इवन स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को ही यही रूल 23 के अगेंस्ट में आप चाहे 12 बोर लें, चाहे आप 22 राइफल लें, चाहे आप 30-06 लें, 350 लें, या जो भी है आपको 315 लें, जो भी आप लेंगे 223 लें, तो आपको जब भी लेंगे तो वो आपको ये 200 और 100 इससे ज़्यादा देगा नहीं। जनरली मेरे को देखने में ये आता है कि वो देते हैं 100 और 50, और 100 गोली साल भर में अगर आप चलाते नहीं तो आपके लिए काफ़ी वैसे ही पढ़ के सड़ जाएगी गोली। लेकिन अगर वास्तविक में आप चलाते हैं गोली और स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको ज़्यादा गोली की ज़रूरत होगी, इसलिए रूल 40 में जाना पड़ेगा। जब रूल 40 में जाएंगे और आप अगर मान लीजिए नॉर्मल शूटर हैं, एनी अदर शूटर, तो आपके लिए .22 राइफल की गोली होगी 500 गोली एक बार में खरीदने के लिए, 5000 गोली साल भर में। कोई और पिस्तौल होगी या रिवॉल्वर होगा तो 300 गोली एक बार में, 2000 गोली साल भर का कोटा होगा। शॉट गन होगी, कोई भी शॉट गन होगी तो उसमें DBBL हो, सिंगल बैरल हो, 12 बोर हो, 20 बोर हो, कोई भी 250 गोली एक बार में, साल भर का 5000 का कोटा। और कोई अदर राइफल हो जैसे 30-06 हो, 315 हो या कुछ भी हो, 200 गोली और 5000 गोली का ये कोटा का प्रावधान है। तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट पहले रूल 23 के हिसाब से गोली देगी। अब आपको उसका कॉपी फिर लगा करके आपको जो आपका स्टेट का होम डिपार्टमेंट है उसको चिट्ठी लिखना पड़ेगा, और चिट्ठी लिख के ये सेक्शन जो 40 है इसके अगेंस्ट में आपको एक अपील करना पड़ेगा। अपील आप करेंगे, अपना कागज़ लगाएंगे, लाइसेंस की कॉपी देंगे और उनको बोलेंगे कि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी का हूँ तो मेरी गोली बढ़ाई है। तो ये अपील आप करेंगे, उसके बाद आपको जल्दी तो मिलेगा नहीं, उसके बीच में आपको 2-4 चिट्ठी डालना पड़ेगा कि मेरा ये नहीं हुआ, फिर आपको शायद RTI करना पड़े क्यों नहीं हुआ, और उसका कॉपी दे करके फिर आपकी गोली वो लोग बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये काम होता है। अब रह गया किसी का अगर डिले हो रहा है, रूल 13 ये कहता है कि टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कि आपका क्या टाइम लिमिट होना चाहिए। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद तो आप अपने लोकल थाना से ये पता करिए कि जिसका लाइसेंस में डिले हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, कि उसका पुलिस रिपोर्ट आपको ज़रूर से ज़रूर आपका लोकल पुलिस
थाना जो है वहाँ से आपका इंक्वायरी हुआ होगा, आपसे कुछ लिखित में भी मांगा होगा। तो उस वहाँ पर जाके आप ऑफिसर इंचार्ज हो या जो भी हो उससे बात करिए, बोलिए कि मेरा लाइसेंस मैं इस समय अप्लाई किया था, मेरे लाइसेंस के अगेंस्ट में कोई पुलिस इंक्वायरी आया कि नहीं आया। या तो आप जो है डीएम ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं, एसपी ऑफिस में, कि आपने भेजा था कि नहीं मेरे लोकल थाना में मेरे इंक्वायरी के लिए। ऐसा हो सकता है कि लोकल थाना बोले मेरे पास आया ही नहीं, तो गलती किसकी है? गलती है वहाँ के एसपी की या डीएम की। आप उनसे पता करिए कि क्यों नहीं गया। और अगर आपको पता लगता है कि वो गया लेकिन रिपोर्ट नहीं आया, तो आप लोकल थाना में जा कर के उसका इंक्वायरी कीजिए कि आप लोकल थाना ने क्यों नहीं छोड़ा। कानून ये बोलता है कि डीएम ऑफिस हो या डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो, उसको 60 दिन के भीतर पुलिस रिपोर्ट आने के बाद लाइसेंस इशू करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तब आरटीआई आप डाल सकते हैं, आरटीआई में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप जा नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट जो है आरटीआई एप्लीकेशन आप लगाइए डीएम ऑफिस में और उसका डिटेल लगा करके आप पूछिए कि ये मेरा कहाँ पर अटका हुआ है, किस जगह है। वो ये कभी नहीं कह सकते कि अंडर प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग इज़ नॉट अलाउड। आपको 60 दिन के भीतर या तो लाइसेंस देना पड़ेगा या लाइसेंस का रिजेक्शन ऑर्डर आना पड़ेगा। जब आप बैठे ही रहेंगे इतने महीनों से तो काम नहीं चलने वाला है। आपको उसके पीछे लगना है, जाके पता करना है कि पुलिस रिपोर्ट जो है आपका डीएम ऑफिस गया कि नहीं। अगर गया तो डीएम ऑफिस के ऊपर चढ़ बैठना है कि 60 दिन के भीतर रूल 13 जो है बोल रहा है कि टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, क्यों नहीं लाइसेंस ग्रांट हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसको एक ऑर्डर देना पड़ेगा, स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर में उसको कारण दर्शाना पड़ेगा क्यों नहीं इसका लाइसेंस इशू हुआ। अगर उसके पास मजबूत कोई नहीं है जो आपके अगेंस्ट में है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और अगर डिले का भी कोई जवाब नहीं है तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूल में बोल दिया है कि 60 दिन के भीतर आपको लाइसेंस ग्रांट करना पड़ेगा पुलिस रिपोर्ट से। तो आपको इस तरह से किसी भी तरह से दबाव में नहीं आना है। आपको अपना काम बेखूबी से करना है, आपको उसके पीछे लगना है। बड़ी आसानी से आप सोचेंगे कि बैठे बैठे आपका लाइसेंस बन जाएगा, तो बनने से रहा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे और आ करके आपको इस रूल का और पद्धतियों का और विस्तार से हम कुछ कोशिश करेंगे आपको बताने का।